Good. So we'll start with next chapter, hydrocarbons today. Hydrocarbons, as the name suggests, they are the covalent compounds, or you can say general एक term इनके लिए जो हम use कर रहे हैं, that is organic compounds, basically made up of carbon and hydrogen. ठीक है? Hydrocarbons हम सिर्फ उन्हीं organic compounds के लिए term use करते हैं, which are essentially made up of carbon and hydrogen and with the help of covalent bond. Okay? तो हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली टू टाइप्स के भी आप पहले कर चुके हो बेसिक्स में, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. और अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड दोनों ही टाइप के हाइड्रोकार्बन्स में ओपन चेन, ब्रांच्ड और साइक्लिक स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो सकती है. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर टर्म्ड एज एल्केन्स, जो ओपन चेन में होंगे. ठीक है? साइक्लिक alkanes होंगे, they are termed as cycloalkanes, and unsaturated hydrocarbons are further alkenes and alkynes. तो ये चैप्टर में बेटा एक तो आपको ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों की प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशंस करनी है, और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर एक जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जो एक एरोमेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आप कह सकते हो कि बेसिक है उसका कंपाउंड, दैट इज बेंजीन. ठीक है? तो 4 टॉपिक्स इन दिस चैप्टर विल कवर प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस एंड बेंजीन. ठीक है? बेंजीन एक इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड है, और इन सबको हम अदरवाइज एलिफेटिक कंपाउंड्स कहते हैं. और एलिफेटिक कंपाउंड्स में एल्केन्स जो ब्रांच या फिर स्ट्रेट चेन, मतलब चेन वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं, दे आर आल्सो टर्म्ड एज पैराफिन्स. एल्केन्स तो उनका आयुर्वेदिक नेम है, कॉमन नेम जब ये एक्चुअली डिस्कवर हुए थे तब जो नेम इनको दिया गया था, दैट वाज पैराफिन. पैराफिन आपने अभी भी नेम कई बार सुना होगा. एनीवन हु कैन टेल व्हाट इज मेंट बाय पैराफिन? अभी एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पूछ रही हूँ, अभी आजकल के टाइम में कभी पैराफिन नेम सुना? पैराफिन वैक्स सुना होगा. ठीक है? ये एक्चुअल में पैराफिन वैक्स कहते हैं, जो पेट्रोलियम के एक्सट्रैक्शन के टाइम पे वैक्स जो बचती है, क्योंकि पेट्रोलियम में क्या होता है, क्रूड ऑयल ना, मिक्सचर ऑफ वेराइटी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू उसके अलग अलग कंपोनेंट, जो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सारी चीजें अलग हो जाती है, तो जो सॉलिड फॉर्म बचती है ना, वो पेट्रोलियम वैक्स जो होती है, दैट इज आल्सो टर्म्ड एज पैराफिन वैक्स. उसको जस्ट एक कॉमन नेम दिया हुआ है, पैराफिन वैक्स. अदरवाइज पैराफिन वर्ड का जो मतलब है वो होता है लिटिल रिएक्टिविटी और लिटिल एफिनिटी. पैरा वर्ड लैटिन पैरम से लिया हुआ. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म इज लेस रिएक्टिव और रिलेटिवली अनरिएक्टिव, यू कैन से. एफिनिटी से आया है एफिन. तो एफिन का मतलब एफिनिटी और रिएक्टिविटी. हम एफिनिटी हम केमिकल्स के केस में कैसे कंसीडर करेंगे कि वो किसी से कितना रिएक्ट करते हैं. ठीक है? तो पैराफिन्स is an ancient term which was used for these saturated open chain hydrocarbons which have relatively lesser reactivity as compared to other hydrocarbons. क्योंकि इनके चारों केमिकल बॉन्ड्स, मतलब वैलेंसी सेटिस्फाई सिंगल बॉन्ड्स के थ्रू ये ऑलरेडी कार्बन की. ठीक है? तो जब चारों सिंगल बॉन्ड्स बने हुए हैं तो लेस टेंडेंसी इज देयर, और ये रूम टेम्परेचर पे जनरली लेस रिएक्टिव होते हैं, बट still at high temperature they undergo variety of reactions that you will come to know in this chapter. So this is the, ये term इसलिए मैं बता रही हूँ, कई बार सुनने को आ जाती है, तो आपको पता होना चाहिए पैराफिन्स होते क्या. पैराफिन वैक्स तो जस्ट एक टाइप को कॉमन नेम दे दिया, बट इन केमिस्ट्री पैराफिन्स मींस ऑल ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स व्हिच आर कॉल्ड एज एल्केन्स. ठीक है? We'll do first about alkanes. Nomenclature बेटा हम कर चुके हैं, इसलिए मैं दोबारा नहीं जा रही हूँ डिटेल में. भी हम जब रिवीजन करेंगे दैट वी विल डिस्कस अगेन नॉमेनक्लेचर पार्ट. अदरवाइज बुक में आपके फिर से नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है यहाँ पे एल्केन्स के अंदर. उस नॉमेनक्लेचर के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज आइसोमर्स. किस टाइप के आइसोमर्स एल्केन शो करते हैं? बिकॉज एल्केन्स आर स्ट्रक्चरली you can say made up of carbon and hydrogen, and all carbon atoms are bonded with सिंगल बॉन्ड. तो इसमें पॉसिबिलिटी और कोई हाइट आइसोमेरिज्म की नहीं है. एक ही टाइप के आइसोमेरिज्म ये शो करेंगे, दैट इज चेन आइसोमर. फॉर एग्जांपल अगर हम पेंटेन के लिए ड्रॉ करते हैं तो ये नॉर्मल पेंटेन हो गया. हाइड्रोजन आई एम नॉट ड्रॉइंग हियर. दिस इज नॉर्मल पेंटेन. दिस इज व्हाट? आइसोपेंटेन.
दिस इज नियोपेंटेन। तो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कि आप उसको स्ट्रेट चेन में ड्रॉ कर सकते हो या उसकी ब्रांचेस बना सकते हो कितने भी, और उसके अकॉर्डिंग उनके आल्फेट नेम्स। तो वैरायटी ऑफ चेन आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर हायर एल्केन्स, यू कैन से। लोअर एल्केन्स के लिए अप टू 3 तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना ब्रांचेस की, 4 से स्टार्ट होते हैं। ब्यूटेन के लिए 2 ही है, पेंटेन के लिए ये 3 एग्जिस्ट करते हैं। उससे आगे आप जाओगे तो नंबर ऑफ आइसोमर्स विल एग्जिस्ट ना, विल यू कैन से इंक्रीज। तो उतना ज्यादा आपको नहीं करना, सिर्फ एक ये आइसोमेरिज्म कौन सी शो कर रहे हैं, बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज चेन आइसोमर, विच इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। बट अदरवाइज एक और कंफर्मेशनल आइसोमर है इनके, इथेन के आपको सिलेबस में, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद प्रेपरेशंस ऑफ एल्केन्स। रिएक्शंस बेटा इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यू नीड टू प्रैक्टिस फॉर दैट। रिटन प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी आपको रिएक्शंस करने के लिए। अब एल्केन्स अदरवाइज तो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं और दे कैन बी एक्सट्रैक्टेड आउट फ्रॉम पेट्रोलियम। सारे जो हाइड्रोकार्बन है पेट्रोलियम से एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं लार्ज स्केल पे, बट दे कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि लार्ज स्केल में हम इनको यूज कहाँ कर रहे हैं? एनीवन हु कैन टेल वेयर वी आर यूजिंग हाइड्रोकार्बन इन आवर डेली लाइफ? एलपीजी गैस, जितने फ्यूल्स आप यूज कर रहे हो सब हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर ही है, सैचुरेटेड वाले। ठीक है, एलपीजी है, पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन, अभी मैंने नाम लिए थे। ये सारे कहाँ से हमें मिल रहे हैं? हम लैब में बैठ के तो नहीं बना रहे ना, बन सकते हैं बट बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा वो मेथड। अगर हम, क्योंकि हम स्मॉल स्केल पे अगर हमें चाहिए प्योर फॉर्म में, तो हम वहां लेबोरेटरी प्रिपरेशंस करते हैं। बट ऑन लार्ज स्केल फॉर डेली लाइफ यूजेस, तो दे आर एक्चुअली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ, और यू कैन से इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल। तो सारे हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होते हैं पेट्रोलियम, मेनली जो लोअर हाइड्रोकार्बन है, जो हायर है वो सॉलिड फॉर्म में, वेक्स की फॉर्म में, तो वहां से अलग अलग किया जाता है उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे। बट प्रेपरेशंस जो हमने करनी है वो है लेबोरेटरी प्रिपरेशंस, या जनरली कुछ कहीं पर इंडस्ट्रीज में लार्ज स्केल प्रिपरेशन में भी मेथड यूज हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब ये रिएक्शन आपने वैसे 10th में किया हुआ है, गेस कोई कर सकता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? अभी बताया हम, एल्कीन और एल्काइन। तो उनमें क्या डिफरेंस है सैचुरेटेड से? कि एक पाई बॉन्ड है कहीं ना कहीं पे ना, तो उस पाई बॉन्ड को ब्रेक करो, क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू सैचुरेटेड वन। तो जो पाई बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड के कंपैरेटिवली वीक होता है, तो दैट पाई बॉन्ड कैन इजीली बी ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस, जिसको हम एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। और इन एडिशन रिएक्शन में वो पाई बॉन्ड ब्रेक करके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इजीली सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हमें प्योर एल्केन्स बनाने, तो हमें एडिशन किस चीज का करवाना है? एक पाई बॉन्ड तोड़ के आपको वहां पर, अब ये डिफरेंस हाइड्रोजन का ही होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये है आपके पास एल्केन, इधर है एल्काइन। ठीक है, तो इन दिस डिफरेंसेस ऑफ ओनली हाइड्रोजन, तो यहाँ पर आपको 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करने पड़ेंगे, इसको इथेन बनाना है, और यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। तो दिस रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज बीइंग एडेड टू एनी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन in order to convert it into saturated one is called हाइड्रोजनेशन। ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए जो टर्म है, आपको ना ऑर्गेनिक में हर एक रिएक्शन के लिए इस तरह का कोई ना कोई टर्म मिलेगा बुक में, तो टर्म अगर आप समझ के करोगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। हाइड्रोजनेशन, किसी चीज को हाइड्रोजनेट करना, हाइड्रोजन का एडिशन करना। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन कैरी आउट दिस रिएक्शन। सपोज अभी मैं यहाँ इथेन के लिए लिख रही हूँ, इथेन प्लस H2। यहाँ में एक कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, दैट इज ईदर निकल और प्लैटिनम और पैलेडियम। ये ऐसे मेटल्स हैं जो अपनी सरफेस पे लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करते हैं, और इस वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन जो H2 मॉलिक्यूल है वो एक्टिवेट हो जाता है बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन पे, जब एब्जॉर्ब होता है सरफेस पे तो इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है हाइड्रोजन का। निकल जो है, नॉर्मल निकल मेटल के केस में अगर आप सिर्फ यहाँ निकल लिख रहे हो तो थोड़ा सा टेम्परेचर हाई रखना पड़ता है, अराउंड 520 केल्विन। बट इफ यू आर राइटिंग प्लैटिनम और पैलेडियम,
then the reaction takes place at room temperature itself. कोई टेम्परेचर हाई करने की जरूरत नहीं पड़ती. तो निकल की एक और फॉर्म यूज होती है रिएक्शन में जिसको हम रैनन निकल कहते हैं. उसकी प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाई जाए तो रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल है. रैनन निकल क्या होता है? इट्स क्वाइट एक्टिव फॉर्म ऑफ निकल which is prepared by treating निकल एल्यूमिनियम एलॉय. निकल और एल्यूमिनियम को मिक्स करके एलॉय बनाते हैं. उस एलॉय की NaOH के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो उसमें एल्यूमिनियम सेपरेट आउट हो जाता है और निकल एक्टिवेट हो जाता है और उस पे ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन फिर इजीली एब्जॉर्ब हो सकती है. तो दिस फॉर्म ऑफ निकल इज known as ranonical. When ranonical is used in this reaction, तो reaction can be taken out at room temperature itself. ठीक है, तो आपको ये इतना डिटेल में तो नहीं है एनसीईआरटी में भी, but at least you should understand with normal nickel temperature of 523 is required, and otherwise with platinum or palladium it takes place at room temperature and you will get ethane. और अगर आपको एल्काइंस आप यूज कर रहे हो तो आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होंगे. टू स्टेप में भी लिख सकते हो, पहले एक मॉलिक्यूल H2 ऐड हुआ फिर दूसरे स्टेप में दूसरा. आई हैव रिटन 2 molecules of H2 collectively, no problem with that. So this is the first method which is used to convert unsaturated hydrocarbons into saturated one, and the process is known as catalytic hydrogenation. नेम प्रोसेस का ऊपर हेडिंग पे भी लिख सकते हो. Catalytic hydrogenation. That means addition of hydrogen in the presence of some catalyst. Second method, from alkyl halides. Alkyl R group से हम रिप्रेजेंट करते हैं alkyl ग्रुप को. Halides generally we can write halogens in the form of X. तो एक कॉमन फॉर्मूला जो एल्काइल हैलाइड्स या हेलो एल्केन्स के लिए यूज होता है. एल्काइल हैलाइड कॉमन नेम है, आयुपेक नेम कॉमन जो है जनरल आयुपेक नेम हेलो एल्केन्स. क्लोरो एल्केन हो गया, क्लोरोमीथेन, क्लोरोब्यूटेन, व्हाटएवर इट मे बी. तो हेलो एल्केन्स और एल्काइल हैलाइड्स आर सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय दिस फॉर्मूला Rx. तो Rx से हमने ये X हटा के यहाँ पे H लेके आना. तो इसको हम किस तरह से, यहाँ पर आपके बुक में 2 मेथड्स है, अदरवाइज तो वैरायटी ऑफ मेथड्स आर देयर. तो एक मेथड है आपने इस X को जो बेसिकली ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स एंड क्लोराइड्स के लिए यूज होता है, नॉट फॉर फ्लोराइड्स. उसमें जिंक एज अ कैटलिस्ट या एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यू कैन से, साथ में होता है HCl. तो जिंक को अपने ये भी 10th में पढ़ा हुआ है. जिंक व्हेन रिएक्ट्स विद HCl और अदर mineral acids, hydrogen gas is released. Similarly, if zinc is reactive metals, when they are treated with NaOH, then also hydrogen gas is released. तो दोनों चीजें आप यूज कर सकते हो, जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक विद HCl और जिंक विद NaOH. और आपकी बुक में हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस लिखी है, दैट मींस एसिड्स के साथ जिंक को रिएक्ट करवाओ तो हाइड्रोजन गैस इज रिलीज एंड यू कैन राइट हियर H2 RH प्लस HX. अब ये H2 के 2 पार्ट्स कर लो, एक H या इसको एक तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें X आपने डिस्प्लेस कर दिया H से, और दूसरा जो हाइड्रोजन आइटम था उसने यहाँ से X को रिमूव कर दिया. ठीक है, तो फर्स्टली यू कैन अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. एक हाइड्रोजन इस X को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. बट आपको यहाँ पे टर्म करने की जरूरत है. जिंक का यहाँ पे यही मैं कह रही हूँ ना, जिंक एज अ रिड्यूसिंग एजेंट रोल प्ले कर रहा है, जो HCl में से हाइड्रोजन को अलग कर देता है, खुद जिंक क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है. उसका अपना ऑक्सीडेशन हो जाएगा जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन रिलीज करवाएगा एसिड्स में से, वो हाइड्रोजन इनको रिड्यूस करेगा. तो इट इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. और जिंक ही क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल को अगर हम यूज करें तो थोड़ा सा प्रिकॉशंस ज्यादा रखनी पड़ती हैं. सोडियम यूज किया है, कर तो कोई भी देगा, सारे ही मेटल्स रिएक्टिव मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं अच्छे. जिंक यूज कर रहे हैं, थोड़ा सेफ रहता है रिएक्शन में, और जिंक के ग्रेन्यूल्स यूज करते हैं हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो थोड़ा सा और रिएक्टिविटी कम रहती है रिएक्शन में, तो सेफ मेथड एक हम अप्लाई कर सकते हैं. जिंक के भी अगर हम डस्ट यूज कर ले तो बहुत रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी उसमें. तो इस तरह से एक ऐसा मेटल यूज किया जिसके साथ सेफली प्रिकॉशंस लेके हम कर सकते हैं, अदरवाइज तो सोडियम विल आल्सो रिड्यूस दैट.
हाइड्रोजन की प्रिपरेशन भी जो लेबोरेटरी में होती है उसमें भी जिंक ही यूज होता है। थर्ड मेथड इसी से है, अल्काइल हैलाइड से ही, या आप इसको फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स में फर्स्ट लिख सकते हो। इसके लिए एक हेडिंग लिख लेना, बाय रिड्यूसिंग अल्काइल हैलाइड्स। फर्स्ट जो हमने रिएक्शन लिखी ना, इसके ऊपर अगर जगह है या नीचे लिख लो, बाय रिड्यूसिंग अल्काइल हैलाइड्स यूजिंग जिंक एंड HCl, by reducing alkyl halides using zinc and HCl। और सेकेंड जो मेथड है उसका एक नेम रिएक्शन है, वो वुड्स रिएक्शन, यू कैन से साइंटिस्ट के नेम पे जिसने दिया था। इट्स वेरी पॉपुलर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको 12th तक करनी है ये रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में भी अल्काइल हैलाइड्स यूज होते हैं। अब उसमें क्या करना है, अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन करवानी है एक रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम के साथ। और सोडियम हमने लिया, आपको पता है सोडियम इज हाईली रिएक्टिव, तो मीडियम एक्वस, मतलब बिल्कुल भी मॉइस्चर भी ना रहे रिएक्शन में, इसलिए प्रेजेंस रखते हैं ड्राई ईथर। ड्राई ईथर जब रहेगा तो बिल्कुल भी मॉइस्चर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। इन दैट केस, अब यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा इस फॉर्मेट में लिख लो तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। Two molecules of alkyl halides react with 2 atoms of sodium। टू, ये सोडियम का काम क्या है, तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस ही कर रहा है, खुद ये कन्वर्ट हो जाएगा NaX में, सोडियम का हैलाइड बन जाएगा। अगर आपने क्लोराइड लिया है, सपोज मिथाइल क्लोराइड के साथ अगर हम रिएक्शन लिखते हैं CH3Cl plus Na in the presence of dry ether, we'll get ethane, 2 molecules of NaCl। So this is how you can write role of dry ether is to you can say dry, word से आपको clear हो जाएगा, moisture नहीं रहना चाहिए रिएक्शन में, ठीक है। In this way you can remove this NaCl, बाकी जो पार्ट बचा उनको ऐड कर दो, तो CH3CH। अब एक कोई ड्रॉबैक देख के बता सकते हो, एक मैंने एग्जांपल यहाँ लिखा, इस रिएक्शन की एक लिमिटेशन है, अदरवाइज इट इज कॉमनली यूज्ड टू प्रिपेयर सिमेट्रिकल एल्केन। सिमेट्रिकल एल्केन्स हम कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इवन हो, मतलब आप देख रहे हो ना, 2 कार्बन ग्रुप जो हैं, 2 अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल जब कंबाइन होंगे तो दोनों मिलकर के, अगर आप ऑड वाला भी लेते हो तो इवन ही बनेगा ना, अगर आप सेम एक ही अल्काइल हैलाइड ले रहे हो रिएक्शन में। और इस रिएक्शन की एडवांस मतलब जो है कि एडवांटेज हमारे पास कि हम इससे इवन नंबर वाले एल्केन्स इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। रीजन, इफ वी नीड टू प्रिपेयर सम अनसिमेट्रिकल एल्केन्स, फॉर एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं यहाँ पर, एक हमने 2 कार्बन वाला ले लिया और एक 3 ले लिया कि हमें प्रोपेन मिल जाए रिएक्शन में, तो यहाँ पे क्या होगा इस रिएक्शन में, एक्चुअली दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो ये इसका एक जस्ट लिमिटेशन है, आपको ऐसे जरूरत नहीं है नोट करने की, समझ लो। अब क्या होगा, फ्री रेडिकल्स जब बनते हैं तो CH3 भी बनेगा फ्री रेडिकल, एक ये मिथाइल फ्री रेडिकल, ये होगा इथाइल फ्री रेडिकल। तो ये फ्री रेडिकल किसी भी मेथड से कंबाइन हो सकते हैं। तो ये काफी सारे फ्री रेडिकल आपके पास ये हुए, और जितना आपने लिया है सबका दोनों इक्वल अमाउंट लोगे, 2 तरह के फ्री रेडिकल्स बने, तो ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो बन गया प्रोपेन। बट व्हेन 2 सिमिलर टाइप ऑफ फ्री रेडिकल कंबाइन, क्योंकि कॉम्बिनेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है फ्री रेडिकल्स का, तो ये बन गया इथेन, और इधर ये वाला कंबाइन होगा तो इट विल फॉर्म ब्यूटेन। तो आपको एक्सक्यूज मी मैम, संगीता मैम, बोर्ड ना विजिबल नहीं हो रहा प्रॉपर्ली, इधर राइट साइड से ना कट हो रहा है। एंड मैम तरनप्रीत कौर स्टूडेंट है, वो कह रहे कि इस मीटिंग का लिंक शेयर नहीं किया गया ग्रुप में। मैंने किया मैम, लिंक सुबह ही कर दिया था। तरनप्रीत, एक्चुअली वो टीचर को कर दिया, जो मतलब आपको किया मैंने, ग्रुप में डालना भूल गई, तभी आज। ओके ओके, यस मैम। बच्चे कितने हैं वैसे क्लास में? अभी 5 ही हैं। चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेंगे। अब क्या शेयर करूँ लिंक ग्रुप में?
हाँ जी बेटा, तो you can see here a mixture of different types of alkanes is formed if we use two different alkyl halides in Wurtz reaction. ठीक है, तो अब लिमिटेशन क्या है कि ये तीनों जो बने हैं एल्केन्स, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जब सेपरेट करोगे तो पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि आपको प्योर फॉर्म में ये मिले, मतलब मिक्सचर ही मिलेगा. तो दिस इज अ डिसएडवांटेज ऑफ दिस रिएक्शन दैट वी कैन नॉट प्रिपेयर वैरायटी ऑफ एल्केन, मतलब जितने भी ऑड नंबर वाले एल्केन्स हैं वो आप नहीं बना सकते, जिनको अनसिमेट्रिकल एल्केन्स भी कह सकते हैं. ओनली द सिमेट्रिकल एल्केन्स हैविंग even number of carbon atoms can be prepared, because if we use two different types of alkyl halides, then mixture of various alkanes will be obtained. तो ये Wurtz reaction की थोड़ी सी स्टेटमेंट लिख लो, चाहे इक्वेशन के नीचे लिख लेना. alkyl halides on treating with sodium, alkyl halides on treating with sodium metal form in the presence of dry ether. Sodium metal in the presence of dry ether form alkanes having even number of carbon atoms. इसमें एक लिमिटेशन हेडिंग देके ऐड कर लो, लिमिटेशन. It cannot, this reaction cannot be used, this reaction cannot be used to prepare alkanes with odd number of carbon atoms as a mixture of various alkanes. A mixture of various alkanes is produced on treating two different alkyl halides in the reaction. Two different alkyl halides in the reaction. Next method, from carboxylic acids or from sodium salts of carboxylic acid भी कर सकते हो. Yes, carboxylic acids are COOH, commonly जैसे विनेगर ले लो आप CH3COH, एसिटिक एसिड, उसका सोडियम सॉल्ट मींस जब एसिड्स को आप सोडियम से ट्रीट करवाते हो क्या होता है, हाइड्रोजन जो है रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एसिड्स के पास COH ग्रुप का हाइड्रोजन, दैट विल बी रिप्लेस्ड विद सोडियम, तो दैट इज कॉल्ड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ये इसलिए किया क्योंकि थोड़ा आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा बॉन्ड में, अदरवाइज CH3COH वैसे हाइड्रोजन आयन तो रिलीज करेगा, बट सोडियम आयन्स के साथ जब उसको रिप्लेस करवा दोगे तो रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा सोडियम के इंट्रोड्यूस होने से कार्बोक्सिलिक एसिड. तो हियर वी कैन फर्स्ट मेथड इसके अंदर लिख लो, ये भी दो है इसके, एल्काइल हैलाइड से भी दो मेथड्स है आपको, यहाँ पर इसके लिए भी टू है. फर्स्ट है बाय डीकार्बोक्सिलेशन. पहले इक्वेशन समझा देती हूँ, उसके बाद इस टर्म का मीनिंग डीकार्बोक्सिलेशन क्या है. R की जगह अभी हम एक सिंपलेस्ट CH3CONH which is sodium salt of acetic acid, sodium ethanoate, प्लस इसको रिएक्ट करवाना है सोडा लाइम के साथ. सोडा लाइम होता है soda lime is a mixture of NaOH and calcium oxide.
रेशो 3:1, 3 पार्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 पार्ट CO, उसका ड्राई मिक्सचर लेते हैं रिएक्शन में विच इज नेम्ड एज सोडा लाइम। ठीक है, लाइम ये हो गया, सोडा इसको हम कह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली रिएक्शन है NaOH के साथ ही, विदाउट CO कैन आल्सो रिएक्शन टेक प्लेस, बट एक्चुअल में कंप्लीट डीकार्बोक्सिलेशन करवाने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड विच इज एक्चुअली यू कैन से एक इस तरह का कंपाउंड है जो इजीली रिएक्शन में से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता रहता है, और टेम्परेचर हाई जाने पे भी मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी रिएक्शन में। तो टेम्परेचर को हाई रेंज तक लेके जाने में हेल्प कर रहा है। दूसरा NaOH जो है वो हाइग्रोस्कोपिक है नेचर में। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंसेस जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं। अगर आप लैब में, हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स हैं, पैलेट्स की फॉर्म में होता है NaOH, अगर आप उसको थोड़ी देर भी बॉटल को ओपन रख दो ना, वो बिल्कुल वेट हो जाएगा और धीरे धीरे सोल्यूशन में कन्वर्ट होता जाएगा। तो अगर हम ये कैल्शियम ऑक्साइड नहीं लेते रिएक्शन में, तो NaOH विल कन्वर्ट इनटू अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो रिएक्शन उस फॉर्मेट में नहीं होगी, इसके लिए हमें ड्राई सॉलिड मिक्सचर चाहिए एट हाई टेम्परेचर, दैट इज व्हाई कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज्ड। ठीक है, अदरवाइज रिएक्शन हो तो जाएगी, बट वही है कि तो पूरा कंप्लीट जो डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है इस CO2 को यहाँ से हटाना। डी मींस रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन, अदरवाइज डी नहीं लिखा तो कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 को इंट्रोड्यूस करवाना, कार्बोक्सी ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना, और डी कार्बोक्सिलेशन रिमूवल ऑफ CO2। तो यहाँ CO2 रिमूव करवा रहे हैं बाय यूजिंग NaOH। अब ये रिमूवल कैसे होगा? Na2CO3 और CH3 यहाँ पर आपके पास ये बन जाएगा, सॉरी, मीथेन विल बी फॉर्म प्लस Na2CO3। तो इन दिस रिएक्शन, अब इस रिएक्शन में एक चीज आप याद रखो, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन्स बनाने के लिए दो मेथड्स हैं। डिपेंड करेगा क्वेश्चन में पूछा क्या गया। सपोज इट इज आस्क्ड टू कन्वर्ट सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड इनटू मीथेन, मीथेन तक जाना है, इसको लेकर एक C कम होगा। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब एक कार्बन आपने कम कर दिया, तो उससे जो एल्केन मिलेगा उसमें एक कार्बन आपको कम मिलेगा। दूसरा जो मेथड है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कम नहीं होते, जितने आपने एसिटिक एसिड जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है उससे बल्कि ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट कॉल बेस इलेक्ट्रोलिसिस में हाउ इट इज फॉर्म। बट अदरवाइज डी कार्बोक्सिलेशन में आपको जो एल्केन बनाना है उससे एक कार्बन हायर वाला एसिड लेना है। एक छोटा सा क्वेश्चन है आपकी बैक एक्सरसाइज में, इफ यू वांट टू प्रिपेयर प्रोपेन यूजिंग decarboxylation method, which carboxylic acid will be taken? तो butanoic acid will be used in this reaction to prepare propane, क्योंकि एक कार्बन decarboxylation से कम हो जाए। क्लियर? तो यहाँ साथ में CO की प्रेजेंस लिख दो, अप्रोक्सीमेटली 623 केल्विन के अराउंड है टेम्परेचर, इसको ब्रेक करने के लिए। लिख ही लो, जैसे NCERT में आई थिंक होगा टेम्परेचर लिखा हुआ, ये रेफरेंस बुक्स में ज्यादा कंडीशंस लिखी होती हैं। हाँ जी, सेकंड मेथड इज कॉल, इसके लिए आपको लिखना स्टेटमेंट और इट इज ओके विद दैट रिएक्शन, अदरवाइज बुक में सारी कंडीशंस के साथ ही गिवन है। नेक्स्ट इज कॉल बेस इलेक्ट्रोलिसिस। फर्स्ट रिएक्शन थी ये, जिसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक तरह का नया जो मेथड यूज करना, मतलब इसको हम कहते हैं ऑर्गेनो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस को यूज किया था सबसे पहले। कॉल्बे वाज द साइंटिस्ट, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ दिस स्पेसिफिक ब्रांच ऑर्गेनो इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री। अब ये रिएक्शन क्या है, इसमें आपको भी अगेन सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के एक्वस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज करवाना। इलेक्ट्रोलिसिस तो पढ़ा हुआ है लोअर क्लासेस में। हाँ जी, इलेक्ट्रोलिसिस करवाने पे क्या होता है, सबसे सॉरी दिस कंपाउंड विल गेट डिसोशिएट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास। आयनिक कंपाउंड है, टूट जाएगा एंड इट विल प्रिपेयर और इट विल गेट डिसोशिएटेड टू टू टाइप्स ऑफ आयंस। अब हमने लिया एक्वस मीडियम, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस एक्वस मीडियम के बगैर पॉसिबल है, ड्राई सॉलिड्स का नहीं आप करवा सकते, तो साथ में हमारे पास है वाटर भी। Water will also dissociate to form H positive ion and OH negative ion। चार तरह के आपके पास आयंस आ गए। अब आपको इसकी रिएक्शंस लिखनी है, एनोड एंड कैथोड पे किस तरह से होगी। हाँ जी, कौन सा इलेक्ट्रोड है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है?
एनोड याद रखो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे। अदरवाइज अभी आप सिलेबस में से हट गया वो टॉपिक जिसमें आपको ये सारी चीजें आनी थी कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। हमेशा याद रखो बेटा एनोड ऑक्सीडेशन, कैथोड रिडक्शन, ये चीजें ना थोड़ा इंग्लिश में जैसे वॉवल्स नहीं होते ए ओ, इनको एक साथ याद रखो सी आर, कैथोड पे रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनोड पे हमेशा वो स्पीशीज जाएगी जिसके पास पहले से ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मतलब नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। तो इससे इसका साइन भी आप याद रख सकते हो, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। अदरवाइज दो टाइप की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एग्जिस्ट करती है, दोनों में चार्जेस अलग अलग होते हैं एनोड और कैथोड, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना। अभी इलेक्ट्रोलिसिस के लिए आपको याद रखना है एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड वेयर ऑलवेज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। तो कौन से यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज आपके पास CH3COO नेगेटिव आयन will migrate towards anode and they will lose this electron। और एक तरह का एक्चुअली देखो अब ऑक्सीजन के पास या एक तो केमिकल बॉन्ड उसने बनाया हुआ है, बाकी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 होते हैं ना ऑक्सीजन के पास, तो 6 में से एक बॉन्डिंग में यूज हुआ इस O के साथ और एक उसने गेन किया हुआ, तभी उसके पास ये नेगेटिव चार्ज था। ये नेगेटिव चार्ज उसने लूज कर दिया इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, तो ये इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इस ऑक्सीजन पे अब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। टोटल 6 होते हैं, एक बॉन्डिंग में यूज हुआ, 5 यहाँ पड़े। तो ये जो स्पीशीज बनती है इसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। तो ये एसिटेट फ्री रेडिकल यहाँ बनता है पहले, विच इज नॉट वेरी स्टेबल। अब आप इसको लिख सकते हो CH3COO, ये रेडिली डिसोशिएट हो जाता है टू रिलीज CO2 और आपके पास बचता है मिथाइल फ्री रेडिकल। एंड दो मिथाइल फ्री रेडिकल फिर कंबाइन हो जाएंगे, क्योंकि फ्री रेडिकल इटसेल्फ बहुत रिएक्टिव होते हैं, तो वो इजीली उसी टाइम कंबाइन होके एल्केन बना देंगे। अब इसमें देखो, अब जो आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था, कार्बन का नंबर कम नहीं हुआ, ठीक है? तो ये वाला CO2 तो अलग हो गया, बट बाकी के जो ग्रुप बचेंगे वो ज्वाइन अप हो जाएंगे। तो रादर अगर अभी दूसरा कोई और होगा तो उससे ज्यादा नंबर वाले ही आपको मिलेंगे एल्केन्स। इसमें भी इवन नंबर वाले एल्केन्स ही बनेंगे, ऑड बनाने पॉसिबल नहीं है इससे। तो ये रिएक्शन होगी एनोड पे, दिख रहा है आपको ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट इज एट कैथोड। कैथोड पे बेटा अदरवाइज यहाँ पे दो टाइप के आयंस हैं, पॉजिटिव, सोडियम भी है, हाइड्रोजन भी है, बट एक्चुअली ये भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक इंपॉर्टेंट चीज है, उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे डिपेंड करता है कि कौन सा जाके पहले रिड्यूस होगा। तो रिडक्शन टेंडेंसी हाइड्रोजन की हाई है एज कंपेयर टू सोडियम, क्योंकि सोडियम की ऑक्सीडेशन मतलब उसका इजीली ऑक्सीडेशन होता है बट उसका रिडक्शन डिफिकल्ट है। तो हाइड्रोजन विल गेट डिस्चार्ज एट, और दो हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन होकर बना लेंगे हाइड्रोजन गैस। तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस कैथोड पे बनेगी, एनोड पे मिलेगा एल्केन। और ये देखो दो आपको CH3 चाहिए, तो इसको आपको 2 से बैलेंस करना पड़ेगा इक्वेशन, कंबाइन करके मैं कल दोबारा से करवाऊंगा।